आज के लेक्चर में हम सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए उसमें रिसर्च क्वेश्चन का लेक्चर था, रिहेबिलिटेशन रिसर्च का था, रिसर्च एथिक्स थे, रिसर्च प्रपोजल का लेक्चर था, टाइटल सिलेक्शन का लेक्चर था। आज का लेक्चर जितना भी है ये सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैम्पलिंग प्रोसीजर्स और उसके डिटेल के बारे में है। ठीक है, प्रपोजल के लेक्चर में हमने रिसर्च का एक सम अप ढांचा आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि रिसर्च के अंदर होती क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजों को हमने करना होगा, किस तरह करना होगा, उसका थोड़ा सा खुलासा था। अब उसी प्रपोजल के अंदर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके अंदर जो हेडिंग हमने डिस्कस किए थे, जो रिसर्च सैम्पलिंग था, स्पेशली डिजाइन था, ड्यूरेशन था, क्राइटेरिया था, उसके अंदर कुछ चीजें हम यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि इन चीजों का मकसद क्या है, इसको हम क्यों रिसर्च के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले सैम्पलिंग टेक्निक बहुत एक अहम प्रोसीजर। और फिर इसी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर इसके कुछ यूनिट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसके बेस पे हमने पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है। चूंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी लेवल के पार्टिसिपेंट्स उसमें हो सकते हैं, या बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो सकती है, तो उसको सम अप करना कि पॉपुलेशन को हम किसी बड़ी जगह के पॉपुलेशन और लोगों के अंदर हम उन्हीं का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन्हीं के कैरेक्टर्स उसके अंदर हो सकते हैं, उनको हम कैसे उठाएं। एक्चुअली यही इसका फिर सैंपल साइज है। सैंपल साइज रिप्रेजेंटेशन करता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का या उसके इंटरेस्ट का। तो हम ये किन किन तरीकों से किस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग प्रोसीजर या सैम्पलिंग इज द प्रोसीजर बाय विच अ सैंपल ऑफ यूनिट are elements is selected from a population. A population is actual the total group of the interest. एक बंदे ने पिशावर के अंदर एक रिसर्च करनी है तो सारा पिशावर के हुदूद उसके लिए पॉपुलेशन हो गया। एक बंदे ने पिशावर के अंदर सारे हॉस्पिटल से डेटा लेना है, वो सारे हॉस्पिटल्स पिशावर के अंदर उसके लिए पॉपुलेशन है। अब सारे हॉस्पिटल से सारा का सारा डेटा लेना तो मुश्किल है। हमने ऐसा कोई तरीका अपनाना होगा कि सारे हॉस्पिटल्स के इंटरेस्ट, पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को वो फॉलो करे और वो रिप्रेजेंट करे। तो वो चीज़ फिर होती है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, उसको सैंपल कहते हैं। हम हर हॉस्पिटल में अपने मकसद वाला डेटा जिन जिन से हमने लेना है उसमें से कुछ लोगों को हर हॉस्पिटल से इंक्लूड कर लेंगे, वही लोग हर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, इसी को सैंपल कहते हैं। जैसे आप लोगों को इस इमेज के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है कि पॉपुलेशन एक बड़ा एरिया, बड़े पार्टिसिपेंट, हाई लेवल का सबसेट हो सकता है। इसमें से अगर हम एक सिलेक्टेड एरिया लें, एक सिलेक्टेड लोगों का एक क्लास लें, तो ये क्लास ऐसा होगा कि जो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको कहते हैं सैंपल। सैंपल साइज रिलेशनशिप बताता है हमें पॉपुलेशन और उसके अंदर, या ये इमेज आप लोग को जो नजर आ रहा है ये रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सैंपल को आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा कि जो रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को। तो फिर इसी सैंपल को सिलेक्ट करने के कई तरीके हैं। कुछ रेंडमाइजेशन के थ्रू होते हैं, कुछ नॉन रेंडमाइजेशन के थ्रू भी हो सकते हैं, कुछ को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं, कुछ को हम परपोसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, कुछ को हम स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, कुछ को हम सिंपल रैंडम बोलते हैं, कुछ को हम जो है क्लस्टर बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ये फिर आपके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, आपके डेटा पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस इतना पॉपुलेशन है और उसे आपने सैंपल साइज भी ले लिया, वो भी ज्यादा है, उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं, एक बंदे को या दो बंदे को छोड़ के एक को सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिर हम सैंपल रैंडम की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास डेटा ज्यादा है और सैंपल साइज जो आपके पास आया है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप इसमें रेंडमाइजेशन कर सको,
तो फिर हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग लेते हैं या पर्पोसिव सैम्पलिंग लेते हैं, नॉन रेंडमाइज फिर लेते हैं, ठीक है। और वही हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है जिसको हमने स्टडी करना होता है, जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक स्टडी करनी होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स पे, तो वो प्रेग्नेंट फीमेल्स उसके लिए एक टारगेट पॉपुलेशन है, बाकी लोगों से उसने नहीं लेना। एक बंदे ने फिजिकल थेरेपिस्ट पे रिसर्च करनी है, तो जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसके लिए टारगेट पॉपुलेशन है। डॉक्टर से लेनी है, ठीक है, तो उसके अलावा किसी और से उसका काम नहीं होगा, तो दैट इज टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्टेड इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेम है, लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। जैसे आपने क्लास में स्टूडेंट से डेटा लेना है, तो क्लास में मेल भी होंगे, फीमेल, फीमेल एक अलग सैम्पलिंग यूनिट, मेल एक अलग सैम्पलिंग यूनिट, इसको कंबाइन करके सैम्पलिंग फ्रेम बनता है, जो सारी क्लास बन जाती है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसी तरह लिस्ट ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, उसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे पिशावर के अंदर। इस तरह ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन विद द LHW लेडी हेल्थ, जो वर्कर्स होते हैं उसके साथ, तो ये सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक या स्कीम, आपने ये सिलेक्ट करना है, आपने अभी से सैम्पलिंग फ्रेम के लिए तरीका सिलेक्ट करना है, इनसे मैं सैम्पलिंग डेटा किस तरह लूंगा या लूंगी, वो तरीका कार जो आपने सिलेक्ट करना है उसको हम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग टेक्निक। जो अभी अभी मैंने बात की थी कि जो रेंडमाइज सैम्पलिंग है या नॉन रेंडमाइज या प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसके अंदर फिर उसके टाइप से, यही सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है, ठीक है। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग क्या है? With proper sampling methods, the sample results will provide good estimate of the population characteristic. अगर आप एक अच्छी तरीकाकार को सिलेक्ट करते हो, सैम्पलिंग का एक अच्छा तरीका सिलेक्ट करते हो, तो आप जो डेटा लोगे, जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, तो बड़े अच्छे होंगे, उसमें बायसनेस फिर कम होंगी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रेंडमाइज सैम्पलिंग जो होती है वो रेंडमाइजेशन की वजह से बायसनेस को कम करती है, बायस्ड रिजल्ट्स को कम, उसमें बायसनेस को कम करती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। जो डेटा फेब्रिकेशंस होते हैं या डेटा फॉल्सनेस होती है या उसकी डेटा की जो रिलायबिलिटी होती है उसको अच्छा बनाती है रेंडमाइज सैम्पलाइजेशन। और जो नॉन रेंडमाइज होती है या कन्वीनियंस वगैरह, इसमें बायसनेस आ सकती है। आप किसी ऐसे बंदे से भी, बाज लोग इसमें डेटा ले लेते हैं जो उसके मकसद का डेटा नहीं होता, बस अपना डेटा पूरा करते हैं, तो वो बायसनेस को फिर बढ़ाती है, ठीक है। बायस डेटा में फेब्रिकेशन ज्यादा होते हैं, फल्सिफिकेशन ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक है। तो विद प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड्स द सैंपल रिजल्ट्स विल प्रोवाइड गुड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। आप एक अच्छे तरीके को सैंपल टेक्निक में सिलेक्ट करोगे तो ये आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को, उसके इंटरेस्ट को अच्छा बयान करेगी, अच्छा एस्टिमेशन आएगा उसका, ठीक है। वाई सैंपल, सैंपल को ही हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, सारे पॉपुलेशन से क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो वाई सैंपल, तो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन। एक तो ये है कि लार्ज पॉपुलेशन की तरफ हमारी जो एक्सेस है वो इतना नहीं हो सकती, तो एक तो हम उन्हीं की इंफॉर्मेशन को इससे लेते हैं, सैंपल को हम पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि एक तो खर्चा हम पे कमाएगा, जो इतने सारे पॉपुलेशन हम डेटा लेंगे तो बड़ा खर्चा होता है, तो कॉस्ट को कम करने के लिए सैंपल हम लेते हैं। मोर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, इसमें चूंकि डेटा कम आ जाते हैं, सिलेक्टेड बंदे आ जाते हैं, तो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर आपके पास 20,000 बंदे हैं और आपके पास 400 बंदे हैं, तो 400 बंदों से डेटा लेना, उसको इंटरप्रेट करना और डेटा को सॉफ्टवेयर के अंदर डालना, ये आसान होता है बनिस्बती 20,000 लोगों के, तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। हाई स्पीड ऑफ डेटा कलेक्शन, जल्दी जल्दी डेटा भी आप ले सकते हो और जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट्स, और उसी पॉपुलेशन में ये बंदे हम सिलेक्ट करते हैं, उसी के अंदर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट फील्ड टाइम, टाइम फ्रेम हमारे पास
कम जो है वो लग जाता है, और लिमिटेशन ये इसमें ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा टाइम जो लग रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कभी कभार सारे पॉपुलेशन के अंदर इतने सारे क्वेश्चनर्स या इतने सारे डेटा को ये उसकी स्टडी करना और उसको फिर इंटरप्रेट करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। सारे पाकिस्तान में एक चीज हर एक बंदे पे करना, या सारी इंडिया में करना, या सारी चाइना में करना, इसलिए फिर जरूरत आ जाती है सैंपल साइज की। ठीक है। अच्छा जी, who do you want to generalize to? जैसे ये हमारे पास theoretical population है, बहुत बड़ी population है। इस population में हमने एक्सेस कर लिया इस स्टडी population को, जो दूसरे नंबर पे आप लोगों को नजर आ रही है। इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? इसको हम या सॉफ्टवेयर को कह के हम डेटा हमारे सैम्पलिंग फ्रेम के लिए निकाल सकते हैं या अगर फ्रेम हमारे पास है तो हम कुछ क्वेश्चनेयर्स के थ्रू ये हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारी स्टडी के काबिल है या नहीं है। हम उसमें जैसे हमने मेल या फीमेल से डेटा लेना है, तो हम बच्चों को, या हमने एक एज सिलेक्ट की है कि हमने 18 से 25 या 30 साल तक लेना है, तो 18 से पहले वाले भी साइड पे हो जाते हैं, 30 से बाद वाले भी साइड पे हो जाते हैं। इस तरह फिर हम मजीद सिलेक्शन इसमें करते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू, और आखिर में हमें हम अपना वाला सैंपल मिल जाता है उसमें। ठीक है। तो दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ सैम्पलिंग एक्चुअली। और इसी से हम फिर अपना सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं थ्रू किसी भी वेरियस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, एक अच्छा सैंपल क्या होता है? व्हाट इज गुड सैंपल? तो द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपका जो पॉपुलेशन एरिया है, आपने ऐसा सैंपल लेना है उसमें से कि जो उन ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करे। अगर पिशावर के अंदर आपने प्रेग्नेंट फीमेल से डेटा लेना है, तो पिशावर के अंदर तो बहुत हजारों लाखों की तादाद में घर और लोग हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए एक तो आपने एज तकरीबन 20 से 35 या 20 से 40 के बीच में सिलेक्ट करनी है। एक एज का सिलेक्शन आपके पास आ गया। अब इनमें से आपने कुछ एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर कुछ चीजें एक्सक्लूड या इंक्लूड करनी है। ऐसे प्रेग्नेंट फीमेल जिसका पहला बेबी डिलीवर हो रहा है, उससे लेना है या उससे नहीं लेना, ये आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद कुछ बीमारियां अगर प्रेगनेंसी के अंदर होती है, उससे नहीं लेना, और मजीद सिलेक्शन स्पेसिफिकेशन हो जाती है। तो एक अच्छा सैंपल इस तरह आपने मजीद सिलेक्शन करती जानी है, तो वो आपके पास स्पेसिफिकली सेलेक्ट सैंपल भी रिड्यूस होना शुरू कर जाता है, और आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल जाता है। अप्रोप्रिएटली साइज, द लार्जर द बेटर। ठीक है। अनबायास्ड होना चाहिए, रेंडमाइजेशन के थ्रू अनबायासनेस हम लेके आते हैं। और अगर मुमकिन हो तो जो ब्लाइंडेड स्टडीज होते हैं उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक है। रैंडम इसको कहते हैं कि सिलेक्शन बाय चांस। ये हम कई तरीकों से कर सकते हैं। हम रेंडमाइजेशन टॉस एंड कॉइन मेथड से भी कर सकते हैं, लॉटरी से भी कर सकते हैं, दो तीन बंदों को छोड़ के एक बंदे को लेना, इस तरह भी कर सकते हो। तो कई तरीके हैं। मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, फंड रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी, अगर फंड दरकार है, फैसिलिटीज और टाइम, इन सारी चीजों को आपने मेरिट पे डिवाइड करना है। पॉपुलेशन में से आपने रेंडमाइजेशन के थ्रू सैंपल लेनी है, तो उसका ये मेरिट हो गया। फिर फंड को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फैसिलिटीज को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और हर एक बंदे को उतना ही टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक बंदे को आप घंटा दे रहे हो और दूसरे को 10 मिनट दे रहे हो। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के मेन दो टाइप्स हैं। ठीक है। एक है प्रोबेबिलिटी या रेंडमाइज सैम्पलिंग, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रेंडमाइज सैम्पलिंग। सब्जेक्ट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हर एक बंदे को सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है। जैसे आपके पास तीन बंदे खड़े हैं, आप टॉस एंड कॉइन मेथड्स को सिलेक्ट कर रहे हो, आप
टास्क ऊपर फेंक रहे हो, एक बंदा को कह रहे कि मेरा हेड या मेरा टेल, तो ये अब 50-50 चांस है कि उसका हेड आ जाए या टेल आ जाए, ये उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन आपने उसको इक्वल चांस दे दिया। फॉर एग्जांपल उसने हेड तस्लीम या आपको कहा और वो हेड आ गया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर किसी का टेल आ गया तो वो नॉट सिलेक्टेड है। इसी तरह तीन बंदों में से एक बंदा सेलेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल दो सेलेक्ट नहीं हुए, ये चांस है कि तीनों सेलेक्ट हो, फिर भी ठीक है आपने रैंडमाइजेशन की थी। तो इस तरह इक्वल चांस होता है सिलेक्शन में हर बंदे को। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर द बेस्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपल अगर आप ले रहे हो तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे बयासनेस भी निकल जाती है, इसमें हर एक बंदे को इक्वल चांस भी मिल जाता है। अगर आपके पास पिशावर के अंदर 20,000 बंदे हैं डेटा लेने के लिए, आप उससे सैंपल ले रहे हो, सैंपल में आपके पास आपने 700 बंदों को फॉर एग्जांपल लेना है, तो आप इस पॉपुलेशन के अंदर लॉटरी का मेथड या टॉस एंड पॉइंट का मेथड, फॉर एग्जांपल आप टॉस को कैच ऊपर लेके जा रहे हो और नीचे आ रहा है, उसमें से 100 बंदे हुए, एक बंदा भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सारों का टेल आ रहा है, टेल को आ जाए तो उसको नहीं लेना। इस तरह 500-600 बंदों में से दो तीन बंदे सिलेक्ट हो गए, या इस तरह भी हो सकता है कि 500-600 बंदों में से काफी सिलेक्ट हो जाए। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड प्रिसीजन। अपने मकसद वाले बंदों से ये तरीकाकार आपने करना है और इसी में बंदे सिलेक्ट होते जाएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, अच्छा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आगे है, टाइप्स हैं, तो फिर अभी आगे डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। बस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोई सिलेक्शन का इक्वल चांस नहीं होता, क्योंकि हर एक बंदे को आप अपने मकसद के लिए ले रहे हो। चाहे वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग बस आपको एक बंदा मिल रहा है डेटा देने के लिए, आप उससे डेटा ले रहे हो। ठीक है, कोई इक्वल उसकी चांस उसका नहीं होता। अच्छा, सब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन चीपर बट अनेबल टू जनरलाइज। चीपर है लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम रेंडमाइजेशन ही नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन इज अननोन। इसमें आपका 200 सैंपल साइज है, बस 200 बंदे आपके पास जो अवेलेबल होता है उससे आप ले लेते हैं। ठीक है। अब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैंपल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन अ रैंडम प्रोसेस व्हिच मीन इट इज बेस्ड ऑन चांस। नॉन प्रोबेबिलिटी में कोई चांस का तरीकाकार नहीं होता, चांस के बेस में नहीं होता। विच आर सिलेक्टेड यूजिंग सम नॉन रैंडम प्रोसेस। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के अंदर ये 5 तरीकाकार है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमिक और स्ट्रेटिफाइड, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? Each element in the population has an equal probability chance of being selected for the sample. Applicable when population is small, homogeneous, and readily available. Each element of the sample frame has an equal probability of selection. Simple random sampling के अंदर हर एक बंदे को इक्वली सिलेक्ट होने का चांस होता है, और इसमें ये हम तब अपनाते हैं जब आपके पास सैंपल साइज थोड़ा सा कम आ जाए। आपका पॉपुलेशन साइज फॉर एग्जांपल 2000 बंदे थे, उसमें से आपने 300 या 200 बंदों से डेटा लेना है, या आपके पास सैंपल साइज आ गया, तो इसमें से हम फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे को छोड़ो, एक से ले लो, या दो को छोड़ो एक को सिलेक्ट करो, दो को छोड़ के एक को सिलेक्ट करो, दो को छोड़ के एक को सिलेक्ट करो। इस तरह वो उसके अंदर जो फासला था वो आप दो दो रख रहे हो, एक को रख रहे हो, चार को रख रहे हो, पांच को रख रहे हो, वही रखते जाओ और सिलेक्ट करते जाओ। इट प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें ले सकते हो। दिस इज डन बाय असाइनिंग अ नंबर टू ईच यूनिट इन द सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है। या आप इस तरह कर सकते हो कि जिस बंदे पे आप एक दो तीन काउंटिंग कर रहे हो, जिस बंदे पे तीन आएगा उसको आप लोगे, जिस बंदे पे तीन आएगा एक दो तीन,
दो को छोड़ के तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरह तीन जिन 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 पे आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास एक फ्रेमिंग या यूनिट का एक तरीका कार बन जाता है। अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर और लॉटरी सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच यूनिट्स आर टू बी सिलेक्टेड। इस तरह लॉटरी तरीका कार को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंडम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबरिंग की जो अभी मैंने आप लोगों को 1 2 3 का बताया। डिसएडवांटेज क्या है? इफ सैम्पलिंग फ्रेम लार्ज दिस मेथड इम्प्रैक्टिकेबल। अगर आपके पास सैंपल साइज बहुत बड़ा आया है और है डेटा कलेक्शन के लिए बंदे काफी है, तो फिर इस तरीका को सुटेबल तस्वर नहीं किया जाता। ठीक है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक उसी तरह एक एग्जाम्पल है। ये अब इसमें जो सिलेक्शन हुई है आप लोगों को ये रेड सिलेक्टेड बंदे नजर आ रहे हैं। हर 20वां बंदा ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, 20 नंबर जिस पे आ रहा है, फिर उसके बाद 20 के फासले से जो आ रहा है, इस तरह फिर तीसरा 20 के बाद जो आएगा 60 का आएगा। तो हर 20वां बंदा ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बीच में फासला एक ही रखा हुआ है, और उसके बाद जिसका भी नंबर आए बस उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, या इसको हम मजीद कम भी कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने 2 का फासला भी बताया, 3 का फासला भी बताया। अच्छा जी, systematic sampling lies on the arranging the target population according to the some ordering scheme and then selecting elements at regular interval through that order list। सबको कड़ा कर दो, और उसमें से जिस तरह सैंपल रैंडम में हम सेलेक्ट कर रहे थे, सैंपल रैंडम में एक और चीज भी कर सकते हैं। उसमें वो जो ऑर्डरिंग थी, या 20 का फासला रखना या 5 का फासला रखना, उस ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी नहीं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ये ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको सार आपका जो सैंपल साइज है उसको सामने रखते हुए एक रेगुलर इंटरवल या ऑर्डर लिस्ट के थ्रू आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो रेंडमाइजेशन को फॉलो करेगी, जो उसको इन्वॉल्व करेगी, इसी बेस पे हमने फिर सिलेक्शन करना है, और इसको ऑनवर्ड इस रिदम को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये इसमें सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, 2 बंदों के बाद एक बंदा, 2 बंदों के बाद एक बंदा, इस तरह। Stratified random sampling. Strata is a group of people who share a common characteristic. मेल एक साइड पे कर दो, फीमेल अलग साइड पे कर दो। फीमेल में सिलेक्शन करना है स्ट्रेटा के थ्रू, और इस तरह मेल के अंदर भी इसी स्ट्रेटा के थ्रू करनी है। या अगर आपने मेरिड नॉन मेरिड से डेटा लेना है, तो मेरिड को एक साइड पे कर दो, नॉन मेरिड को दूसरे। मेरिड में अलग से बंदों का सिलेक्शन होगा, नॉन मेरिड में अलग से बंदों का सिलेक्शन होगा। इस तरह रेसिस भी है, जेंडर भी है, सबको एक स्ट्रेटा में डाल के अलहदा करके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं। ठीक है, उन उनमें से आपने फिर सिलेक्शन करना है। Where population embraces a number of the distinct categories, the frame can be organized into separate strata. इस तरह मेल को अलग खड़ा करना, फीमेल को अलग। Each stratum is then sampled as an independent subpopulation out of which individual element can be randomly selected। और उसी से फिर हमने सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। सैंपल रैंडम उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू भी कर सकते हो, सिस्टमेटिक भी कर सकते हो। एवरी यूनिट इज अ स्ट्रेटम हैज सेम चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। या आपने अगर बीमारी में करना है डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, डायबिटिक को अलग खड़ा करो, नॉन डायबिटिक को अलग, उससे अलग सैंपल साइज लो, इससे अलग अलग सैंपल साइज लो। प्रोसीजर इसमें क्या है? स्ट्रेटा बनाना, होमोजेनस ग्रुप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, उसके अंदर फिर रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करके उठाना। इसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग। अच्छा जी, क्लस्टर सैंपलिंग को मैं जरा